हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री। मेरा नाम वरुण प्रधान है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007। ये इस लेक्चर का पार्ट टू है। पार्ट वन यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पार्ट वन में हमने सेक्शन वन से लेकर 38 तक कवर किया है और आज हम सेक्शन 39 से लेकर लास्ट तक कवर करने वाले हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहें। ऑल राइट, तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सेक्शन 39 की तरफ। सेक्शन 39 यानी चैप्टर 5 जो है वो बात करता है पुलिस के रोल, फंक्शंस और ड्यूटीज़ की। तो जैसा मैंने प्रीवियस सेशन में भी कहा था कि यदि आपने सीआरपीसी ठीक से पढ़ी है तो ये एक्ट आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बड़ा इजी आपको होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या पावर एंड फंक्शंस होते हैं पुलिस के। तो पुलिस का प्राइमरी टास्क जैसा आप सभी जानते हो क्या होता है, टू अपहोल्डिंग एंड एनफोर्सिंग द लॉ। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, protection of internal security and prevention and control of terrorist activity, breaches of communal harmony, militant activities, एक्सेट्रा। या ऐसी कोई भी सिचुएशन जो कि जो कि क्या करे, अफेक्ट करे इंटरनल सिक्योरिटी को, उन सबको रोकना पुलिस का काम है। देन नेक्स्ट है पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना, जैसे रोड, रेलवे, ब्रिजेस एक्सेट्रा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई फसाद होता है तो सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, कभी रेलवेज को, कभी बसों को जला दिया जाता है एक्सेट्रा। तो वो सब भी प्रोटेक्शन करना पुलिस का काम है। Then next is prevention of crime, of course, the most important function of police, एंड रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी फॉर कमीशन ऑफ क्राइम, मतलब ऐसे अवसर भी कम करना जिसमें क्राइम हो सके। तो कुल मिलाकर ये प्रिवेंटिव एक्शंस की भी बात कर रहा है कि रोकथाम भी करनी है क्राइम की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या काम है। तो ये जो प्रोविजन आप देख पा रहे हैं, अगला एफ, सीआरपीसी में ये प्रोवाइडेड है। ठीक है, टू एक्यूरेटली रजिस्टर ऑल द कंप्लेंट्स brought to them by a complainant or his representative in person or received by the post, email, etc. है ना। तो यदि कोई भी कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर के पास आ रही है तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो उनको रजिस्टर करे। ठीक है, और यदि रजिस्टर कर लेगा फिर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट? कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इन्वेस्टिगेट करोगे कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में, चाहे वो कंप्लेन से आया हो या किसी और तरह से। और यदि एफआईआर के थ्रू आया है तो एक कॉपी भी देनी पड़ेगी एफआईआर की, है ना। ये आप सीआरपीसी में पढ़कर आए होगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएट एंड मेंटेन फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द कम्युनिटी, समुदाय में, समाज में एक सुरक्षा की भावना को प्रमोट करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करना है और एमिटी को, मैत्री को प्रमोट करना है। ये भी पुलिस का काम है। ठीक है, अच्छा, नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स के केस में भी असिस्टेंस एक्सेट्रा देना पुलिस की ड्यूटी होती है। अक्सर देखा होगा आपने, बाढ़ में, भूकंप आदि में भी हमारे पुलिस के जवान मुस्तैदी से काम करते हैं, है ना। देन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई फिजिकल हार्म का डेंजर है या फिर प्रॉपर्टी के लिए कोई खतरा है तो उनके लिए भी मदद पहुंचाएं, ये काम भी पुलिस का होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल एंड टू रेगुलेट ट्रैफिक, है ना। लोग आराम से आ जा सकें, वाहन वगैरह जो होते हैं, गाड़ियां जो होती हैं वो आराम से आ जा सकें, ये सब इंश्योर करना भी पुलिस का काम है। ट्रैफिक को रेगुलेट करना भी पुलिस का काम है ना। ठीक है, उसके अलावा इंटेलिजेंस रिपोर्ट कलेक्ट करेंगे, कोई भी ऐसी खुफिया रिपोर्ट है तो वो कलेक्ट करेंगे और उनके बेसिस पर आगे काम भी करेंगे कि भाई कैसे पब्लिक पीस को बढ़ाया जा सकता है, क्या
क्राइम हो सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको लेकर जो ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलेंगी उनको भी कलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई अन्य ड्यूटी होगी वो भी डिस्चार्ज करेगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट उनको दे दे, या फिर कोई अन्य अथॉरिटी कौन होगी, ऑफ कोर्स कोई सुपीरियर अथॉरिटी, आपसे सीनियर रैंक का कोई ऑफिसर आपको कोई टास्क असाइन कर रहा है तो वो भी आपको करना पड़ेगा बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक रिकॉर्ड बनाकर रखना पड़ेगा हैबिचुअल ऑफेंडर्स का, आदतन बदमाश जिनको कहते हैं, बार बार जो अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, ऐसे लोगों का एक रिकॉर्ड बनाकर रखना होगा। आप में से जो लोग कभी थाने जाकर देखेंगे तो एक लिस्ट लगी होती है फोटो के साथ आदतन बदमाशों की, ठीक है। और यदि कोई लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व हैं तो उनकी भी लिस्ट एक प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसी से मिलता जुलता है, लेकिन बस ये एक छोटी सी बात ये कह रहा है कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह की एक रिपोर्ट या इस तरह की एक रिकॉर्ड तैयार की जाएगी। ये सारे टास्क हैं जो पुलिस को असाइन कर रहा है यूके पुलिस एक्ट 2007, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सब सेक्शन 2 कहता है अ पुलिस ऑफिसर शैल टेक चार्ज एज अ पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी ऑफ ऑल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। यदि कोई भी लावारिस वस्तु कहीं मिलती है, कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलती है, तो वो उनका चार्ज लेगा, उनको कलेक्ट करेगा और देखेगा कि इनका डिस्पोजल किस तरह से किया जाए। और ये डिस्पोजल जो है वो सेक्शन 46 के अकॉर्डेंस में होगा, तो इस सेक्शन को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सीधा क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एग्जाम में इस सेक्शन से आ सकता है, ठीक है, कि भाई संदिग्ध वस्तुओं की अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी की डिस्पोजल एक्सेट्रा किस सेक्शन में दी, तो वो 46 में, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं सेक्शन 40 पर। सेक्शन 40 जो है वो कहता है कि एक पुलिस फोर्स या आर्म्ड फोर्स के लिए, आर्म्ड पुलिस यूनिट्स के लिए ये लॉफुल रहेगा कि वो इन्वेस्टिगेट करे और असिस्टेंस प्रोवाइड करे, ठीक है। यदि कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड है रेवेन्यू पुलिस एरिया में, ठीक है, रेवेन्यू पुलिस एरिया में यदि कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो पुलिस फोर्स या आर्म्ड पुलिस यूनिट की ये ड्यूटी बनती है कि उनकी मदद करे, ठीक है। किन मामलों में, भाई कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, या रेगुलेशन ऑफ क्राउड इन्वॉल्व है, रिलीफ है, रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, इन सारे केसेस में वो रेवेन्यू पुलिस एरिया में काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कैसे होगा, डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होगा, ठीक है, थ्रू सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी कि डीएम साहब एसपी साहब को बोलेंगे कि एसपी साहब हमें आपकी पुलिस फोर्स की ज़रूरत है, आप प्लीज़ उन्हें डिप्लॉय करिए, तो एसपी साहब फिर ऑर्डर्स देंगे। फाइन, ये था सेक्शन 40। 41 पर आते हैं। 41 बात करता है कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है वो अगर चाहे तो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर की कोई भी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर की ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है। इसको आप एक उदाहरण से समझो, यदि एक इंस्पेक्टर के पास कुछ पावर्स हैं जो सीआरपीसी ने या इस एक्ट ने दिए हैं, तो क्या डीएसपी साहब वो पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, यही बात कर रहा है सेक्शन 41, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं ऐसे सीनियर पुलिस ऑफिसर? असिस्ट कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं, सुपरसीड कर सकते हैं, यानी कि उनसे केस लेकर खुद ले लिया, ठीक है, या फिर प्रिवेंट कर सकते, किसी को रोक सकते कि नहीं भाई आप इस केस पर एक्शन नहीं लेंगे, आपके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं या कोई और अन्य रीज़न है इसलिए आपको रोका जा रहा है। ये सब एक सीनियर ऑफिसर कर सकता है, ये कह रहा है 41। सेक्शन 42 पर आते हैं, ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहा है, ठीक है। 42 ये कहता है कि अ पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। देखिए मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, अ पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। इसलिए कहा जाता है कि पुलिस की जॉब 24/7 की जॉब है। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, कोई छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं,
है ना, तो हमेशा ड्यूटी पर रहेंगे और इनको स्टेट के विद इन या आउटसाइड दोनों जगह पर डिप्लॉय किया जा सकता है ना। सीआरपीसी में पढ़ा होगा आपने कि भाई टेरिटोरियल लिमिट के बाहर भी जाकर पुलिस ऑफिसर अपने पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक। 43 पर आते हैं, नो पुलिस ऑफिसर शैल एंगेज हिमसेल्फ इन एन एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस व्हाटसोएवर अदर देन हिज ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट। यानी कि कोई और नौकरी नहीं करने लगोगे आप, कोई और धंधा पानी बिजनेस नहीं करोगे सिवाय पुलिस की नौकरी के, क्योंकि पुलिस की जॉब क्या है, फुल टाइम जॉब है। पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है, इसलिए कुछ और करना परमिसिबल नहीं है। हालांकि एक्सेप्शनल कंडीशन में रिटन में परमिशन के साथ, स्टेट गवर्नमेंट की रिटन परमिशन के साथ ये किया जा सकता है, बट इन जनरल ऐसा होता नहीं है। फाइन। अब आते हैं और सेक्शन 44 देखते हैं। सेक्शन 44 कहता है कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी से खुद को विड्रॉ नहीं कर सकता है। ठीक है, अपनी ड्यूटी से विड्रॉ नहीं कर सकता, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने से मना नहीं कर सकता। ये कह रहा 44 बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ठीक है, कोई भी ड्यूटी हो, एफआईआर ना लिखना, इन्वेस्टिगेशन ना करना, एक्सेट्रा, ऐसा विड्रॉल करना अलाउड नहीं है। ये क्या होगा यदि ऐसा कोई करता है, इसको हम आगे जाकर देखने वाले हैं। ठीक है, 45 पर आ जाते हैं। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर टू ले एनी इंफॉर्मेशन बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैविंग jurisdiction एंड टू अप्लाई फॉर समन, वारंट, सर्च वारंट और एनी सच लीगल प्रोसीडिंग एज मे बी बाय लॉ इशूड अगेंस्ट एनी पर्सन। कुल मिलाकर ये, जैसा आपने कई सारे प्रोसीजरल एलिमेंट पढ़े होंगे कि भाई 24 घंटे के भीतर एक आदमी को जो गिरफ्तार हुआ है उसको प्रेजेंट करना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने, या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर सर्च वारंट चाहिए, सीजर वारंट चाहिए, अरेस्ट वारंट चाहिए, समन चाहिए। वो सब कौन इशू करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। तो उसके पास आप जाइए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। ये कह रहा है सेक्शन 45, ये ड्यूटी होगी पुलिस ऑफिसर की कि जल्द से जल्द आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाइएगा और सारी इन्फो जो भी वहाँ पर डिस्क्लोज करनी है वो भी आपको करनी पड़ेगी। फाइन। अब आते हैं 46 पर। हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था कि पुलिस की ये ड्यूटी है कि कोई भी अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी होगी तो उसको वो अपने चार्ज में लेगा, लेकिन उसको चार्ज में लेने के बाद क्या करेगा, ये कहता है सेक्शन 46। तो सेक्शन 46 कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि कोई भी अनक्लेम्ड मूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान देने वाली बात है, मूवेबल प्रॉपर्टी अनक्लेम्ड यदि है तो उसको वो अपने कस्टडी में ले लेगा। ठीक है, और एक इन्वेंट्री को फर्निश करेगा। ठीक है, एक पूरी इन्वेंट्री जैसी बनाएगा, एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके एसपी साहब के पास भेजेगा कि एसपी साहब ये अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, लावारिस संपत्ति, कैसी संपत्ति, चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी हमको मिली है। तो अब आप देखिए इसका डिस्पोजल कैसे होना है। तो ये डिस्पोजल कौन करता जी, एसपी साहब करेंगे। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 47 पर। सेक्शन 47 कहता है जनरल डायरी की बात। अगेन सीआरपीसी में ये नाम तो नहीं है पर इसका जिक्र ज़रूर मिल जाता है। तो जनरल डायरी मेंटेन करना भी पुलिस ऑफिसर का काम है। कौन से पुलिस ऑफिसर का, जो इंचार्ज होगा किसी पुलिस थाने का, दारोगा जिसे हम कहते हैं। तो दारोगा साहब एक जनरल डायरी मेंटेन करेंगे, रोज नामचा बनाएंगे कि भाई कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहा है डे टू डे बेसिस पर। ठीक है, जनरल डायरी इज डिफरेंट फ्रॉम केस डायरी। आई थिंक यू ऑल गाइस नो दिस थिंग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और 48 पर आते हैं। 48 जो है वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी डीजीपी को, ठीक है, क्या, कि भाई जो रिटर्न्स एक्सेट्रा है वो किस फॉर्मेट में दिए जाए। क्या है ये रिटर्न, कुल मिलाकर डीजीपी साहब कौन है, डीजीपी साहब हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट है ना, हेड है वो पुलिस डिपार्टमेंट के। तो वो पुलिस डिपार्टमेंट की सारी गतिविधियों के बारे में स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। वो किस तरह से करेंगे ये 48 बता रहा है। फाइन।
तो इतना कुछ खास प्रोविजन नहीं है। 49 पर आ जाते हैं। 49 जो है वो यूनिफॉर्म की बात करता है। ठीक है, यूनिफॉर्म, इंसिग्निया, बैजेस, बिल्ले, फीते, टोपियाँ, जूते कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें कौन प्रिस्क्राइब करेगा? ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पुलिस किसके सब्जेक्ट में आता है? स्टेट लिस्ट के, है ना। और अलग अलग क्लास की इंसिग्निया या बैजेस या जो सितारे होते हैं कंधों पर, वो अलग होते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रिस्क्राइब कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, और डीजीपी जो होंगे वो समय समय पर ऑर्डर दे सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं कि यूनिफॉर्म को किस तरह से पहना जाए। इसको आप एक उदाहरण से समझो। गर्मियों की यूनिफॉर्म अलग होती है, सर्दियों की यूनिफॉर्म अलग होती है, तो ये समय समय पर कौन डायरेक्ट करता है? डीजीपी साहब डायरेक्ट करेंगे। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 6 की तरफ आ जाते हैं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर पुलिसिंग। पुलिसिंग के लिए जो स्पेशल प्रोविजन है उनको हम देखते हैं। क्या क्या प्रोविजन है भाई? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है पुलिस डिस्ट्रिक्ट के लिए या पुलिस स्टेशन के लिए स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बना सकता है, जिसका हेड कौन होगा? कम से कम SI रैंक का अधिकारी, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रैंक का अधिकारी या उससे हायर रैंक का अधिकारी उसका हेड होगा। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी कि ऐसी स्पेशल यूनिट किस तरह के मामलों को इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, आपने एक इस तरह की यूनिट का नाम बहुत सुना होगा, ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, है ना। तो ये ऐसे स्क्वाड कौन बना सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कौन सा स्क्वाड किन किन मामलों में इन्वेस्टिगेट करेगा? ये कौन डायरेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, क्लॉज 2 एक जनरल, सब सेक्शन 2 एक जनरल प्रोविजन है जो कहता है कि इस तरह की यूनिट को कोई दूसरा काम नहीं दिया जाएगा। इन जनरल नहीं दिया जाएगा कोई दूसरा काम। जिस तरह के ऑफेंसेस के लिए वो डेडिकेटेड है, सिर्फ वे ही ऑफेंसेस से वो डील करेंगे। लेकिन स्पेशल सरकमस्टेंसेस में डीजीपी साहब की रिटन परमिशन के साथ वो दूसरे मामलों में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे मामलों में भी काम कर सकते हैं, या जो ऑफिसर्स हैं वो दूसरी जगह भी पोस्टिंग उनकी हो सकती है। ठीक है, और कुछ इसी तरह की बात सब सेक्शन 3 करता है कि स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट अदर ऑफेंसेस को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, जनरल या स्पेशल ऑर्डर ऑफ डीजीपी के द्वारा। तो 2 और 3 में ये अंतर है। 2 जो है वो पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग की बात कर रहा है, और 3 जो है ओवरऑल यूनिट की बात कर रहा है। ठीक है, 51 पर आ जाते हैं। 51 बात कर रहा है एसपी जो होंगे एक पब्लिक नोटिस से, ठीक है, एक पब्लिक नोटिस से टेम्परेरीली रिजर्व कर सकते हैं कोई स्ट्रीट या पब्लिक प्लेस। देखिए, पब्लिक प्लेस या पब्लिक अम्यूजमेंट के स्पेसेस जो हैं आम जनता के लिए ओपन होते हैं, आप उनमें आ जा सकते हो। लेकिन किसी स्पेशल सरकमस्टेंसेस में रिजर्व किया जा सकता है, जैसे एंट्री रोक देना कि भाई फला फला जगह पर आप नहीं जा सकते हो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं, टीवी में देखा होगा आपने, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, डू नॉट एंटर। तो एक पब्लिक स्पेस में भी एंट्री करने से रोका जा सकता है। ये कौन रोकेगा? एसपी साहब रोकेंगे। ठीक है, सब सेक्शन 2 कहता है एसपी साहब ऑथोराइज कर सकते हैं किसी पुलिस ऑफिसर को क्या करने? बैरियर्स लगाने। आपने देखा होगा बैरिकेडिंग लगती है, ठीक है, बैरियर्स लगा दिए एंट्री रोकने, या फिर कोई और नेसेसरी स्ट्रक्चर पब्लिक रोड्स या स्ट्रीट पर। किसके लिए? लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए ये काम एसपी साहब ऑथोराइज करके किसी पुलिस ऑफिसर से करा सकते हैं। ठीक है, बी कहता है चेकिंग ऑफ व्हीकल्स एंड ऑक्यूपेंट्स, नाकाबंदी, जिसको सरल भाषा में हम लोग कहते हैं कि भाई जब भी कोई अपराध वगैरह होता है तो नाकाबंदी लगा दी जाती है, चेकिंग चेकिंग होती है, गाड़ी दिखाओ, है ना। ये सारा काम पुलिस कर सकती है एसपी साहब के ऑर्डर्स पर। सब सेक्शन 3 जो है वो कहता है कि एसपी साहब या फिर एएसपी या डीएसपी रैंक के अधिकारी, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी,
क्या कर सकते हैं, समय समय पर रेगुलेट कर सकते हैं क्या चीज़ें, म्यूजिक का वॉल्यूम, कि भाई शादी ब्याह में डीजे कितनी जोर से बजेगा, है ना, या धार्मिक आयोजनों में कितनी जोर से साउंड होगा, रामायण या और कोई अन्य धार्मिक अनुष्ठान आप कर रहे हो तो वो कब तक हो सकता है, कितनी उसकी परमिसिबल लिमिट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें रेगुलेट कर सकती है पुलिस ऑफिसर, है ना। 52 पर आ जाते हैं। 52 जो है, 52 बात करता है कि एसपी साहब डीएम के साथ कंकरेंस में, यानी कि डीएम साहब की सहमति के साथ जनरल या स्पेशल ऑर्डर से रेगुलेट कर सकते हैं क्या चीज़ें, प्लेसेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट, पब्लिक एंटरटेनमेंट, है ना, कब, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक में, कि भाई उनमें एंट्री प्रोहिबिट कर दी जाए फॉर सम रीज़न, ठीक है, कि भाई वेल बीइंग या फिर पीस ऑर्डर, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, कोविड के टाइम पर पार्क, सिनेमा घर, ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी, तो किसके पास ये पावर है भाई, एसपी साहब इन कंकरेंस विद डीएम ये कर सकते हैं कि पब्लिक एरियाज में एंट्री एक्सेट्रा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंट्री और एग्जिट वगैरह को भी रेगुलेट कर सकते हैं कि भाई रात में 10 बजे के बाद और सुबह 5 बजे के पहले किसी पार्क में एंट्री नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सारी असेंबलीज एंड प्रोसेशंस जो हैं पब्लिक रोड्स पर, असेंबली, प्रोसेशन, जुलूस, रैली वगैरह वगैरह, पब्लिक मीटिंग्स जो स्ट्रीट पर होती हैं उनको रेगुलेट कर सकते हैं समय समय पर, और रूट भी इनका डिसाइड कर सकते हैं, है ना, रूट वगैरह भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस रूट से नहीं, उस रूट से आप जाओ, आप निकाल लो रैली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूट ए नहीं, रूट बी से आप जाओगे, और 12 बजे रात में नहीं, 8 बजे तक आप रैली निकाल सकते हो, ये सब रेगुलेट कर सकती है पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एनी पर्सन इंटेंडिंग टू ऑर्गेनाइज अ प्रोसेशन ऑन रोड और स्ट्रीट और कन्वे अ पब्लिक मीटिंग एट पब्लिक प्लेस टू इन्फॉर्म द डीएम, एसपी एंड पुलिस ऑफिसर इन चार्ज, यानी कि यदि आपको कोई जुलूस निकालना, रैली निकालना, कोई पब्लिक मीटिंग करनी है, कहाँ पर, पब्लिक प्लेस में, प्राइवेट प्लेस में आप खूब मर्जी जो मर्जी करो, कॉन्फ्रेंस करो, एनक्लेव करो, जो करना है करो, लेकिन पब्लिक स्पेस में आपको करना है तो आपको डीएम, एसपी और पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो होगा कंसर्न पुलिस थाने का, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ई जो है, ई कहता है कि यदि जो 3 अधिकारी ऊपर जो मेंशन है उनको लगता है कि इस तरह की असेंबली से कुछ गड़बड़ होने वाली है, इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, रेगुलेट करना ज़रूरी है, अन्यथा ये शांति भंग कर सकते हैं, तो नेसेसरी कंडीशन लगाई जा सकती है, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन लगाई जा सकती है, ठीक है, और जब ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी वो जुलूस जलसा निकाल पाओगे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी इस तरह के जुलूसों को प्रोहिबिट भी किया जा सकता है कि भाई कुछ ऐसी दो कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन हो सकती है या फिर कोई और अन्य रीज़न है, तो रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। और एफ जो है वो कहता है कि यदि कोई भी असेंबली या प्रोसेशन नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज़ कर देता है ऐसी कंडीशन को मानना, तो वो क्या होगा, आईपीसी में जो अनलॉफुल असेंबली डिफाइंड है ना, चैप्टर 8 में, वही मानी जाएगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अनलॉफुल असेंबली वाला सेक्शन कौन सा है आईपीसी का, ठीक है। सेक्शन 54 पर आ जाते हैं। सेक्शन 54 जो है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स की बात करता है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की हिंदी फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि सबसे बड़ा टास्क होता था गवाह को अदालत तक सही सलामत पहुंचाना, वरना उसका कत्ल हो जाता था, किडनैप हो जाता था, माँ अगवा कर ली जाती थी वगैरह वगैरह, ये सब होता था। तो ये हिंदी फिल्मों में जो है दिखाया जाता है वो असल में भी होता है, तो इसलिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी कौन फ्रेम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम करेगा। क्या क्या होगा भाई इसमें, देखते हैं सब सेक्शन 2। स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर
authorized by state government may apply to the court having jurisdiction for declaring a witness as protected witness. ठीक है, कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि कौन प्रोटेक्टेड विटनेस होगा, है ना, कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि भाई फला फला विटनेस को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब आते हैं सबसेक्शन 3 पर कि क्या क्या मेजर्स अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, अलाउिंग द विटनेस टू स्टेब्लिश अ न्यू आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी छुपानी है यदि तो वो किया जा सकता है। प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द विटनेस एंड हिज फैमिली। विटनेस और उसके परिवार को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, रीलोकेट किया जा सकता है विटनेस को। मान लीजिए विटनेस दिल्ली में रहता है लेकिन दिल्ली में उसकी जान को खतरा है, तो उसको भोपाल भेजा जा सकता है, देहरादून भेजा जा सकता है, कहीं और भेजा जा सकता है। ठीक है, और अब जब आपने रीलोकेट कर दिया तो एकोमोडेशन के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो, वरना अगला रहेगा कहाँ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी, क्योंकि वही है कि ऐसा ना हो जहाँ रुका है वहाँ से कोर्ट तक आते में एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट करा दिया जाए, है ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस यदि रिक्वायर्ड है तो वो भी दे दिया जाएगा। ठीक है, और एफ कहता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति जो लगातार विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम को एडमिनिस्टर करता है तो उसके लिए एक परिवर्तित नाम वाली आईडी वगैरह दे दी जाए। ठीक है, परिवर्तित नाम वाली या अज्यूम नेम की आईडी एक्सेट्रा इशू कर दी जाए। फाइन। जी कहता है टेक एनी स्टेप लिस्टेड इन क्लॉज ए टू एफ इन रिस्पेक्ट टू अ फॉरेन विटनेस। यदि कोई विदेशी विटनेस है जो उत्तराखंड में प्रेजेंट है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी सारे मेजर्स अपनाए जा सकते हैं, ए से लेकर एफ तक जो कहे गए हैं। ठीक है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि इंडिया और उस फॉरेन स्टेट के बीच में विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा भी यदि कोई और अन्य मेजर्स लगें तो वो भी लिए जा सकते हैं विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत। ठीक है, अब 55 पर आ जाते हैं। 55 विक्टिम प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, 54 विटनेस प्रोटेक्शन की बात करता है, 55 विक्टिम के प्रोटेक्शन की बात करता है। स्पेशली अक्यूज्ड से, आरोपी से विक्टिम को, व्यथित व्यक्ति को बचाया जाए, ये बात कर रहा है 55। ठीक है, 55 में विक्टिम प्रोटेक्शन की बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीलिम में आ सकता है। 54 याद रखिएगा विटनेस प्रोटेक्शन, 55 विक्टिम प्रोटेक्शन। और आते हैं 56 पर। 56 एक स्पेशल चीज़ की बात करता है, विलेज गार्ड्स की, ग्राम रक्षक जिनको हिंदी में कहा जाता है। ग्राम रक्षक बनाए जा सकते हैं विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस में। कौन बनाएगा? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी साहब बनाएंगे विलेज गार्ड्स। ठीक है, ग्राम रक्षक क्या करेंगे भाई? ग्राम रक्षक कौन कौन हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो एक साउंड हेल्थ का पर्सन जो कि 30 से 60 वर्ष तक की आयु का हो, उसी विलेज में वो रिसाइड करता हो, वो एलिजिबल होता है विलेज गार्ड बनने के लिए। तो ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हालांकि प्रेफरेंस दिया जाता है कोई एक्स सर्विसमैन या एक्स पैरामिलिट्री पर्सनल को, क्योंकि भाई उनको अनुभव है इस चीज़ में काम करने का। होमगार्ड वॉलंटियर्स या प्रांतीय रक्षा दल के मेंबर्स जो रहे हों उनको। कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल चुका है, उसको, ऐसे 3 लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। हालांकि डी कहता है कि कोई भी अन्य अदर पर्सन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो एक्चुअली इनकी क्वालिफिकेशन नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन है जो सब सेक्शन 3 में दी हुई है कि भाई यदि कोई मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है, ध्यान दीजिएगा, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। ठीक है, और नेक्स्ट कहता है क्रिमिनल चार्ज यदि है या अंडर ट्रायल है या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये 2 डिस्क्वालिफिकेशन दे रखे हैं।
अब सब सेक्शन 4 देखते हैं। सब सेक्शन 4 जो है वो टेन्योर की बात कर रहा है। टेन्योर 3 ईयर होगा, ठीक है, टेन्योर 3 ईयर होगा। हालांकि ये टेन्योर एक्सटेंड या रिन्यू किया जा सकता है। कौन करेगा? वही जो अपॉइंट करता है, एसपी साहब, ठीक है। अच्छा, लेकिन 3 साल के पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। विलेज गार्ड में भी रिमूव्ड, कब रिमूव कर दिया जाएगा भाई? या तो ये सब सेक्शन 3 वाली कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है तब भी, या फिर वो नेग्लेक्ट करता पाया गया है अपनी ड्यूटीज को, अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं रहा है, तो भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। 57 पर आते हैं। 57 बात कर रहा है कि अ विलेज गार्ड शैल बी ऑनरेरी वर्कर, एक ऑनरेरी वर्कर होगा और इसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। आईपीसी में जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है उसमें, ठीक है। और इसको ऑनरेरियम और पॉकेट एक्सपेंसेस भी स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर प्रोवाइड करती रहेगी, ठीक है। 58 पर आ जाते हैं। 58 कहता है कि यूनिफॉर्म आईडी बैच, फोटो आईडी कार्ड एक्सेट्रा भी इशू किए जा सकते हैं, ठीक है, इशू किए जा सकते हैं। कौन इशू करेगा? ऑफ कोर्स एसपी साहब इशू करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति सीज करेगा विलेज गार्ड से, मतलब विलेज गार्ड था, उसका टेन्योर पूरा हो गया या रिमूव हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा भाई? तुरंत एसपी साहब को वो अपने आईडी बैच रिकॉर्ड विकॉर्ड वो सारी चीज़ें जो हैं सरेंडर कर देगा, ठीक है। ये था 58। अब आते हैं 59 पर। 59 बात करता है विलेज गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ठीक है। तो यदि कोई भी अकरेंस ऑफ क्राइम है या लॉ एंड ऑर्डर टाइप की सिचुएशन है, तो क्या करेगा भाई? तुरंत जाकर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेगा और पुलिस को असिस्ट करेगा ऑफेंडर्स को बुक करने में, गिरफ्तार करने में, ठीक है। दूसरा, जनरल विजिलेंस, एक जनरल सामान्य निगरानी रखेगा विलेज पर भाई कि क्या क्या खुराफाती तत्व कौन से हैं, कौन लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो अपराध कर सकते हैं, उन पर एक विजिलेंस रखेगा और पुलिस थाने में समय समय पर इन्फॉर्म करता रहेगा, ठीक है। थर्ड कहता है रिमेनिंग अलर्ट एंड सेंसिटिव टू एनी इन्फो अबाउट सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो रही है, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो उन पर नज़र रखेगा। और कोई भी लोग ऐसे हैं जो सस्पिशियस एक्टिविटी कर सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, गांव में ब्रीच कर सकते हैं पीस एक्सेट्रा को, लॉ एंड ऑर्डर को, तो ये इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्टली प्रोवाइड करेंगे पुलिस ऑफिसर को, पुलिस स्टेशन को तुरंत कि दरोगा साहब ऐसा ऐसा है, फला फला ग्रुप या फला फला पर्सन गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। फोर्थ है असिस्टिंग एनी सिटीजन इन अरेस्टिंग और हैंडलिंग ओवर टू द पुलिस स्टेशन एनी पर्सन और पर्सन अंडर सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति है जिसको मदद की आवश्यकता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में, तो उनकी मदद करेगा, ठीक है। और कोई भी हथियार या फिर कोई भी आपत्तिजनक संपत्ति, आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनेबल प्रॉपर्टी उनके पास अवेलेबल थी तो उनको सीज करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और जो अरेस्टेड पर्सन है यदि वो वुमेन है तो एक महिला का विलेज गार्ड के साथ होना ज़रूरी है, ठीक है। ये कुछ गाइडलाइंस आप जानते हो अरेस्ट को लेकर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी समय समय पर, उसमें अमेंडमेंट भी हुए सीआरपीसी वगैरह में। तो एक महिला को महिला अधिकारी ही यूजुअली अरेस्ट करता है ना। तो यदि फीमेल विलेज गार्ड नहीं अवेलेबल तो भी वो फीमेल एक मेंबर यदि हो, एक कोई भी वुमेन हो जिस जो उसको अकम्पनी करे तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिफ्थ, सिक्योरिटी एंड प्रिजर्विंग द सीन ऑफ एनी क्राइम टिल द अराइवल ऑफ पुलिस। मान लीजिए कोई मौका ए वारदात है, कोई क्राइम सीन है, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी, ताकि ये जो थोड़े चहलबाज किस्म के लोग हैं, क्यूरियस किस्म के लोग हैं, चलो देखते हैं मज़ा आएगा वाले लोग वहाँ पर एंटर ना हो पाए। क्यों? ऐसी एंट्री से क्या हो सकता है भाई?
एविडेंसेस हैम्पर हो सकते हैं, है ना, एविडेंसेस से छेड़छाड़ हो सकती है, तो इसीलिए सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है क्राइम सीन के लिए। ठीक है। अच्छा, सिक्स सबसेक्शन कहता है कि पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से समय समय पर मिलते रहेंगे। ठीक है, मीटिंग्स करते रहेंगे, रिपोर्ट वगैरह अपनी प्रस्तुत करते रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या क्या इश्यूज हैं, क्राइम का स्टेटस वगैरह क्या क्या है, इन सब पर चर्चा करने के लिए विलेज गार्ड मिलता रहेगा। ठीक है। किससे? इंस्पेक्टर जो भी इंचार्ज होगा, पुलिस इंस्पेक्टर जो भी इंचार्ज होगा थाने का, दारोगा साहब। ठीक है, रिकॉर्ड और रजिस्टर मेंटेन करेगा। और एट्थ सबसेक्शन कहता है पब्लिक ग्रीवियंसेस या कंप्लेंट्स यदि हैं पुलिसिंग से रिलेटेड या फिर किसी और चीज से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, तो उनके लिए ग्रीवियंस रिड्रेसल वाला, पब्लिक ग्रीवियंसेस वाला, कंप्लेंट वाला एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि भाई जनता की शिकायतें आखिर क्या है। ठीक है। और नाइन्थ कहता है कि कोई भी अदर जनरल ड्यूटी जो डीएम साहब या एसपी साहब उनको असाइन करेंगे। ठीक है, ये था सेक्शन 59। अब देखते हैं सेक्शन 60। The superintendent of police may, wherever required, organize a group of local respectable person for any village to form village defense team। एक विलेज डिफेंस टीम, ग्राम रक्षा टीम बनाई जाएगी। कौन बनाएगा? एसपी साहब बनाएंगे। कौन लोग होंगे इसमें? गांव के गणमान्य सम्मानित नागरिक। ठीक है, गांव के जो रिस्पेक्टेड रेप्यूटेटेड लोग हैं, पीपल ऑफ इंटेग्रिटी, उन लोगों की एक टीम बना दी जाएगी। क्या काम करेगी ये टीम? पेट्रोलिंग, प्रिवेंशन, है ना, प्रिवेंशन के लिए जो पेट्रोलिंग होती है, क्राइम रिडक्शन को प्रमोट करना, ठीक है, और ऐसे असिस्ट करना पुलिस वगैरह को, ये सारे काम वो टीम करेगी। ठीक है, तो हमने 59 देखा जिसमें विलेज गार्ड की बात कर रहे थे, 60 देखा जिसमें एक विलेज डिफेंस टीम की बात कर रहे थे। अब देखते हैं सेक्शन 61 जिसमें एसपी साहब एक या एक से अधिक कम्युनिटी लाइसेंस ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, कम्युनिटी लाइसेंस ग्रुप जो भिन्न होगा 59 और 60 से। क्या होगा ये ग्रुप? इसमें कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इसमें कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे ऐसी ड्यूटीज ताकि वो असिस्ट कर सकें पुलिस फोर्स को अपने फंक्शंस के डिस्चार्ज में। ठीक है, अपने पुलिस अधिकारियों को अपने फंक्शंस में को डिस्चार्ज करने में असिस्ट करेंगे। बस इतना ही है, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर ये सब कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम है सेक्शन 59, 60 और 61। ठीक है, कि पुलिस अकेले की ड्यूटी नहीं है, कम्युनिटी की भी ये ड्यूटी है कि मॉरल पुलिसिंग एक्सेट्रा जो होती है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, वो करे, तो उसके बारे में ये प्रोविजंस हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर 7 पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी। क्योंकि हमने देखा इंटरनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना इज वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ पुलिस फोर्स, तो उससे डील कर रहा है सेक्शन 62। सेक्शन 62 कहता है कि डीजीपी स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ क्या बनाएगा? एक इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम। ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी को हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी मीन्स द सिक्योरिटी विद इन आवर कंट्री एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड और एक्सटर्नल एलिमेंट्स। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्सेट्रा ये डील करती हैं। ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटी से इन जनरल स्टेट पुलिस डील करती हैं। ठीक है, इन जनरल, सेंट्रल की भी क्योंकि कुछ एक पुलिस फोर्सेस होती हैं, बट जनरली ये काम
इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने का किसका है? स्टेट पुलिस का। तो इसीलिए डीजीपी एक इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम बनाएंगे, फाइन। और इसके लिए अप्रूवल किससे लेंगे? ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट से। और किस चीज़ से ये डील करेगी? पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी ऑफ द एंटायर स्टेट। भाई उत्तराखंड की पुलिस का ज्यूरिस्डिक्शन मध्य प्रदेश में नहीं होगा, है ना, स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। तो डीजीपी साहब पूरे स्टेट के लिए बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट के लिए दो लोग मिलकर बनाएंगे। एक वो जो डिस्ट्रिक्ट का हेड है, दैट इज डीएम, एंड दूसरा पर्सन वो जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस का हेड है, दैट इज एसपी, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम फॉर डिस्ट्रिक्ट शैल बी प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाय डीएम एंड एसपी जॉइंटली, ठीक। नेक्स्ट सबसेक्शन जो है वो कहता है कि इन स्कीम्स को समय समय पर रिव्यू और रिवाइज करना ज़रूरी है। भाई 1915 में जो स्कीम बन गई होगी वो 2021 में तो काम नहीं आएगी ना, चीज़ें बदल जाती हैं। तो समय समय पर इनको रिवाइज करना ज़रूरी है। और कितना इसका मैक्सिमम पीरियड दे रखा है? 3 ईयर, यानी कि 3 साल में कम से कम एक बार इसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होगा। और ये कोशिश की जाएगी, प्रोविजियो कहता है कि 3 साल के ख़त्म होने के पहले ही ये रिवीजन हो जाए, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को मान लीजिए एक स्कीम बनी है, 2024 तक वो रहेगी, तो 2024 के खत्म 2024 के आने के पहले पहले तक आप ये काम कर लो, ये कह रहा प्रोविजियो। खैर कोई इतनी खास बात नहीं है। क्या क्या कवर करेगा भाई ये सिक्योरिटी स्कीम? तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो रोल हैं पुलिस के वो देखेगा। किसी भी इस्टेब्लिशमेंट या इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी वगैरह कैसे की जाए उनकी बात करेगा, ठीक है। सब सेक्शन 4 जो है वो कहता है कि डीजीपी साहब जब पूरे स्टेट के लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम बनाएंगे तो हर ज़िले के डीएम और एसपी से भी चर्चा ज़रूर करेंगे, है ना। आप तो भैया हर ज़िले में नहीं जा सकते हो, आप तो राजधानी में बैठे होगे, तो इसीलिए ज़रूरी कि इनसे भी पूछ लिया जाए। और यदि कोई ज़्यादा डिस्टर्ब ज़िला है जिसको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो उन ज़िलों के लिए उस तरह की स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं डीजीपी साहब, है ना। मान लीजिए कोई बहुत ही इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया है या नक्सलिज्म का प्रॉब्लम किसी ज़िले में ज़्यादा है ना, तो ऐसी जगहों पर या फिर किन्हीं ज़िलों में कम्युनल टेंशन बहुत ज़्यादा होता है और स्पेशल रिक्वायरमेंट ज़रूरत है तो वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 5th पर आते हैं, सब सेक्शन 5 पर। सब सेक्शन 5 कहता है कि ये जो इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम है ये होलिस्टिकली कवर करेगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे मामले, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहिए। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, इट शुड बी होलिस्टिक, ठीक है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को इंश्योर करेगा, ठीक है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 8 पुलिस अकाउंटेबिलिटी की ये बात करता है। भाई जाहिर तौर पर पुलिस को अकाउंटेबल जवाबदेह होना बहुत ज़रूरी है और उनको इंश्योर करने की कोशिश करता है चैप्टर 8 सेक्शन 63, जो कहता है कि मान लीजिए कोई और दूसरे लॉ में है कुछ मैकेनिज्म, सीआरपीसी में होंगे या पुलिस एक्ट में होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस होंगी या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, उनके अलावा भी ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है डिटेल्ड मैकेनिज्म बनाएगा अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। पुलिस भाई कितनी ट्रांसपेरेंट है इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, कितनी फेयर है वगैरह, ये सब इंश्योर करने के लिए एक डिटेल्ड मैकेनिज्म बनाया जाएगा। कैसा होगा वो मैकेनिज्म, आइए देखते हैं और सेक्शन 64 पढ़ते हैं। 6 महीने के भीतर इस एक्ट के आ जाने के 6 महीने के भीतर एक ऐसी स्कीम बनाई जाएगी या मैकेनिज्म बनाया जाएगा। क्या होगा वो मैकेनिज्म? दैट मैकेनिज्म इज टर्म्ड एज स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, ठीक है। स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी इस एक्ट के बनने के 6 महीने के भीतर, जो क्या काम करेगी? ऑफ कोर्स कंप्लेंट सुनेगी, किसके अगेंस्ट? पुलिस के अगेंस्ट। ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, लेकिन कौन कौन होंगे इस अथॉरिटी में? तो इस अथॉरिटी में होगा एक चेयरपर्सन
और मैक्सिमम 4 मेंबर, यानी टोटल 5 मेंबर एक अथॉरिटी होगी। ठीक है, 5 मेंबर अथॉरिटी होगी। किन चीज़ों से रिलेटेड काम करेगी ये? पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई सीरियस मिसकंडक्ट हो रहा है या वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इस एक्ट के अकॉर्डेंस में, तो उनसे रिलेटेड जो कंप्लेंट्स होंगी उनसे डील करेगी। अब आते हैं सेक्शन 65 पर। सेक्शन 65 इस अथॉरिटी की कॉम्पोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं? 5 मेंबर। ये तो हमने प्रीवियस सेक्शन में भी पढ़ा। कौन अपॉइंट करेगा इनको? स्टेट गवर्नमेंट। कौन लोग होंगे वो जो अपॉइंट हो सकते हैं? द persons having credible record of integrity and commitment to human rights। ऐसे 5 मेंबर जो गणमान्य नागरिक हैं और मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड हैं, ठीक है, प्रतिबद्ध हैं, ऐसे 5 लोग। ठीक, अब इसमें 4 लोग जो होंगे वो पब्लिक डीलिंग में एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे। ठीक है, पब्लिक डीलिंग में जिनकी एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, ऐसे 4 मेंबर होंगे। 5वां मेंबर कौन होगा? 5वां मेंबर होगा एक पुलिस ऑफिसर। कैसा पुलिस ऑफिसर? सुपर एनुएटेड पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ आईजी। इसको सरल भाषा में समझ लो, एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल रैंक का अधिकारी या फिर उससे और सुपीरियर अधिकारी। बट ज़रूरी क्या है? ही शैल बी सुपर एनुएटेड, यानी कि रिटायर्ड होगा, सर्विंग नहीं होगा। ठीक है, ऐसे 5 मेंबर्स रहेंगे। सब सेक्शन 2 कहता है कि कम से कम एक अधिकारी महिला, कम से कम एक सदस्य अथॉरिटी का एक महिला होगी। ठीक है, एक महिला होगी, कम से कम एक सदस्य। एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 की 5 महिलाएं हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर मेंबर नहीं बन सकते हैं। ये बात यहाँ पर स्पेशली मेंशन की गई है। ठीक है, एक से ज़्यादा महिला अधिकारी महिला सदस्य हो सकती है, लेकिन एक से ज़्यादा पुलिस सदस्य नहीं हो सकते। अर्थात यदि एक महिला है और वही पुलिस अधिकारी भी है तो आपको दूसरा पुलिस अधिकारी रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थर्ड कहता है 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स में से कम एक आदमी ऐसा होगा जो लीगल मामलों का एक्सपर्ट है। अ जूरिस्ट, अ पर्सन ऑफ सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ शैल बी अ मेंबर। ठीक है, कम सीनियर एडवोकेट हो सकते हैं, कोई रिटायर्ड जज हो सकते हैं, लॉ के कोई बड़े स्कॉलर हो सकते हैं, है ना। फोर्थ सब सेक्शन जो है वो कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर कौन है? इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे वो 4 मेंबर ऑफ एमिनेंस। ठीक है, जो हमने पीछे यहाँ पर देखा था, ये लोग हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स। पुलिस वाला जो होगा, पुलिस वाला जो मेंबर होगा वो इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं है, यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इस अथॉरिटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स में से ही चेयरपर्सन बनेगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप कह सकते हो। किन किन ग्राउंड पर एक पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है? इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ़ ही इज़ above 70 years of age, if he is serving in पुलिस, मिलिट्री और अलाइड ऑर्गेनाइजेशन, पैरामिलिट्री में है या फिर CAPF में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में एम्प्लॉयड है, सरकारी नौकरी में है ना, सरल भाषा में कहें, MP, MLA, पार्षद, ऐसा कुछ है। ठीक है, सरपंच है, यानी लोकल बॉडी के इलेक्टेड मेंबर हैं, या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, या फिर किसी अनलॉफुल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और ऐसा अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एग्जिस्टिंग लॉ ने डिक्लेयर किया हो। मसलन UAPA ने कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर रखा है, तो ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को जिनको गवर्नमेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है या बैंड ऑर्गेनाइजेशन मानती है, उनसे आप जुड़े हो तो भी आप इसके मेंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भैया क्रेडिबल इंटेग्रिटी वाले लोग चाहिए हैं। ठीक है, चलो, कोई भी ऑफेंस उनने किया है
है ना, या फिर ऑफेंसेस के चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, किस स्टेज पर, चार्जेस फ्रेम होने की स्टेज पर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। ठीक है, अनसाउंड माइंड के हैं, और ये अनसाउंडनेस कैसी होनी चाहिए, लीगल अनसाउंडनेस दैट इज डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक, ये सारे मेंबर डिस्क्वालीफाई हैं मेंबर बनने के, आई एम सॉरी, ये सारे पर्सन डिस्क्वालीफाई हैं मेंबर बनने से। 67 पर आ जाते हैं। 67 जो है वो टर्म की बात कर रहा है, कितना होगा टर्म, 3 साल होगा। ठीक है, 3 साल होगा। उसके अलावा रिज़ाइन कर सकता है, रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से, कब, 68 पे जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं आगे हम पढ़ेंगे। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होगा, और सारे रेनमरेशन, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड पर्क्स कौन डिटरमाइन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा। तो आइए 68 देखते हैं, और देखते हैं कि कैसे एक चेयरपर्सन या मेंबर ऑफ अथॉरिटी हटाया जा सकता है। तो भाई 4 ग्राउंड यहाँ पर दे रखे हैं। प्रोवन मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, neglecting the performance of duties, occurrence of any such a situation that would make a member ineligible for appointment to the authority under section 66। section 66 का कोई भी अकरेंस हो जा रहा है, 70 से प्लस हो गए हो, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी है वगैरह वगैरह, या अपराध कर लिया है, तब आप रिमूव किए जा सकते हो। कोई दूसरा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आप ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, तो भी आप हटा दिए जाओगे। ये सारे ग्राउंड हैं जिन पर रिमूवल हो सकता है। ठीक है, 69 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन नहीं है, बस इतना सा आप याद कर लो। स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ प्रोवाइड करेगा अथॉरिटी के लिए, जो कि मदद करेगा अथॉरिटी को अपने फंक्शंस कैरी करने में, है ना भाई। टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होगी, क्लरिक्स की ज़रूरत होगी, वो सारे स्टाफ को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 70 भी बहुत जनरल सा प्रोविजन है। 70 कहता है अथॉरिटी अपने रूल्स खुद बनाएगी कंडक्ट ऑफ बिजनेस को लेकर। ठीक है, इतना कुछ खासा पॉइंट नहीं है मेरे समझ से। इस अथॉरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यदि आएगा तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आ सकता है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आ सकता है, रिमूवल से रिलेटेड आ सकता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 71 देखते हैं, अथॉरिटी का टास्क क्या होगा। तो अथॉरिटी के पास जो कंप्लेंट्स आएंगी मिसकंडक्ट की, किस तरह से आ सकती हैं, या तो डायरेक्टली आ जाए, या फिर डीजीपी साहब ने उनको फॉरवर्ड करी हो, है ना, या किसी और अधिकारी ने फॉरवर्ड करी हो। तो जो भी कंप्लेंट अथॉरिटी के पास आएंगी डायरेक्टली, वो डीजीपी को फॉरवर्ड कर देंगे और कहेंगे कि डीजीपी साहब अब आप इन पर एक्शन लीजिए। ठीक है, हालांकि एक प्रोविजियो, ये प्रोविजियो नहीं कहूँगा, हाउएवर नो कॉग्निजेंस शैल बी टेकन ऑफ एनोनिमस कंप्लेंट। कोई ऐसी कंप्लेंट जिसमें नाम नहीं पता है कंप्लेनेंट का, या बहुत ही क्रिप्टिक टाइप की कंप्लेंट है, तब फिर कॉग्निजेंस नहीं लेगी अथॉरिटी। ठीक है, सब सेक्शन 2 कहता है अथॉरिटी में इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ सीरियस मिसकंडक्ट अगेंस्ट पुलिस पर्सनल ऑन अ कंप्लेंट रिसीव्ड बाय इट। ठीक है, इंक्वायरी कर सकती है अथॉरिटी किन मामलों में, सीरियस मिसकंडक्ट के मामलों में। कौन से होंगे सीरियस मिसकंडक्ट के मामले, डेथ इन पुलिस कस्टडी, ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी, गंगाजल पिक्चर में जैसे आंखें फोड़ दी गई थी पुलिस कस्टडी में, है ना, या फिर रेप और अटेम्प्ट टू कमिट रेप, अरेस्ट और डिटेंशन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कुल मिलाकर अनलॉफुल डिटेंशन की बात कर रहा है, जिसमें हैबियस कॉर्पस की रिट इशू की जा सकती है, वो है। ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, है ना, खाना नहीं दे रहे हो आप कस्टडी में, मारपीट कर रहे हो वगैरह वगैरह। ठीक है, या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस, ये सब सीरियस मिसकंडक्ट में आएंगे। तो ऐसे में इंक्वायरी की जा सकती है, किसके द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, इनके अलावा भी अन्य केसेस में कर सकती है अथॉरिटी इंक्वायर। ये कहता है सबसेक्शन 3, द अथॉरिटी में ऑल्सो इंक्वायर इनटू एनी अदर केस रेफर टू इट बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय द डीजीपी। यदि स्टेट गवर्नमेंट या डीजीपी कहेगी कि अथॉरिटी प्लीज इंक्वायर दिस मैटर, ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अथॉरिटी
कर सकती है। ठीक है, फोर्थ कहता है अथॉरिटी मॉनिटर करेगी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, डिपार्टमेंटल एक्शंस और कंप्लेंट ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट गैजेट ऑफिसर थ्रू क्वार्टरली रिपोर्ट्स। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हैं, डिपार्टमेंटल एक्शंस हैं, या फिर मिसकंडक्ट अगेंस्ट गैजेटेड ऑफिसर्स जो है, गैजेटेड ऑफिसर्स कौन होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर या फिर स्टेट पुलिस सर्विस के ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी। ठीक है, डीएसपी या उससे हायर रैंक के सारे ऑफिसर्स गैजेटेड पुलिस ऑफिसर्स हैं। जो सबॉर्डिनेट स्टेट सर्विस वाले ऑफिसर्स हैं उनको गैजेटेड ऑफिसर नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये जो हायर रैंक के ऑफिसर हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेन वगैरह को मॉनिटर करेगी, कैसे, थ्रू क्वार्टरली रिपोर्ट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, कैसे, क्वार्टरली रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट कब कब बनेगी, क्वार्टरली, 4 महीने में एक बार। ठीक है, एक क्वार्टरली रिपोर्ट। और ये जो मामले हैं कैसे इनके नॉलेज में आएंगे, भाई समय समय पर डीजीपी साहब इनको इन्फो फर्निश करते रहेंगे। तो ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह पर भी एक मॉनिटरिंग वाला मामला रहेगा। ठीक है, और समय समय पर ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी देंगे कि भाई कैसे डील किया जाए इस तरह की कंप्लेंट्स को। ठीक है, कैसे डील किया जाए, कैसे रोका जाए, ये एडवाइजरी काम भी होगा अथॉरिटी का। ठीक है, अच्छा, सब सेक्शन 5 कहता है अथॉरिटी जो है डीजीपी साहब से रिपोर्ट भी मांग सकती है। ठीक है, रिपोर्ट मांग सकती है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एडवाइस भी कर सकती है कि क्या क्या किया जाना चाहिए। किस मामले में, जब कोई कंप्लेनेंट डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, डिससेटिस्फाइड है कि भाई एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो हो गई लेकिन लीपा पोती करके डिपार्टमेंट ने अपने ही लोगों को बचा लिया, है ना, और ऑब्वियस है कि कंप्लेनेंट तो फिर डिससेटिस्फाइड होगा, तो उनकी रिपोर्ट मांग सकती है और एडवाइस कर सकती है कि ऐसे मामलों में और क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, और सब सेक्शन 6 कह रहा है कि जनरल गाइडलाइंस वगैरह भी दे सकती है स्टेट पुलिस को कि कैसे मिसकंडक्ट को रोका जाए, है ना, कई तरह के प्रोविजंस या मेजर्स बनाए जाते हैं ऐसे मिसकंडक्ट्स को रोकने के लिए। ठीक, तो ये सारा काम अथॉरिटी का होगा। आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 72 देखते हैं। सेक्शन 72 कहता है द अथॉरिटी शैल हैव पावर टू रिक्वायर एनी पर्सन सब्जेक्ट टू लीगल प्रिविलेज टू फर्निश इन्फो ऑन सच पॉइंट एज मैटर इन द ओपिनियन ऑफ अथॉरिटी में बी यूजफुल। बहुत लंबी चौड़ी सी बात है, इसको सरल भाषा में ऐसे जान लो। प्रिविलेज आपको याद होगा, प्रिविलेज कम्युनिकेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में है, जो कंपेल नहीं किए जा सकते, है ना, कंपेल नहीं किए जा सकते, तो उनको छोड़कर कोई भी अन्य इन्फो मांगी जा सकती है किसी भी पर्सन से, है ना, किसी भी पर्सन से मांगी जा सकती है जो अथॉरिटी को लगे कि यूजफुल है या रेलेवेंट है किसी भी इंक्वायरी में। ठीक है, और जिस व्यक्ति से ये पूछा जाएगा दैट पर्सन इज लीगली बाउंड टू फर्निश सच इन्फो अंडर सेक्शन 176 एंड 177 ऑफ आईपीसी। ठीक है, ये ड्यूटी होगी उस पर्सन की कि वो इन्फो फर्निश करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अथॉरिटी के पास एक सिविल कोर्ट वाली पावर होगी जब वो अपने फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा होगा। ठीक है, एक सिविल कोर्ट जैसी पावर होगी, क्या सम्मन भेज सकता है, विटनेस को एग्जामिन कर सकता है, डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन मंगा सकता है, ये सारे पावर्स होते हैं ना सिविल कोर्ट के, वो सब होंगे इनके पास। ठीक, सब सेक्शन 3 कहता है रिकमेंडेशन वगैरह भी देगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है सब सेक्शन 3, तो इसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं सेक्शन 73। 73 क्या बात करता है, द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर इंटर एलिया कंटेनिंग द फॉलोइंग सच थिंग्स। एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगी अथॉरिटी जिसमें क्या होगा, भाई सीरियस मिसकंडक्ट के कितने केसेस थे और किस तरह के केसेस थे, मर्डर वाले कितने थे, ग्रीवियस हर्ट वाले कितने थे, रेप वाले कितने थे, जनरल ह्यूमन राइट वायलेशन वाले कितने थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे सारे केसेस बनाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है नंबर एंड टाइप ऑफ केसेस ऑफ सीरियस मिसकंडक्ट विच हैज बीन रेफर्ड टू इट बाय कंप्लेंट
अपॉन बीइंग डिससेटिस्फाइड बाय द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, यानी कि जिन मामलों में कंप्लेनेंट डिससेटिस्फाइड रहा है डिपार्टमेंटल एक्शन से, क्या रे भाई किसी की तो आंख फोड़ दी, किसी की तो हत्या कर दी, और सजा क्या मिली, 200 रुपये जुर्माना। तो डिससेटिस्फैक्शन वाले मामले कितने थे उनकी रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, एडवाइस यदि किसी मामले में दी थी, ठीक है, एडवाइस यदि दी थी और डायरेक्शन यदि इशू करे थे, उनकी भी एक रिपोर्टिंग करेगा। क्या पैटर्न है मिसकंडक्ट का पुलिस पर्सनल्स द्वारा, है ना, कि भाई एफआईआर लिखने के पैसे मांगते हैं, खामखा चेकिंग कर लेते हैं, पब्लिक को हरास करते हैं, ये सब मिसकंडक्ट में आता है। तो एक पैटर्न क्या है, कौन सी चीज़ें रिकरिंग हैं, उन सारी चीज़ों की रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, रिकमेंडेशन देगा कि कैसे पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, कैसे पुलिस की जवाबदेही बढ़ाई जाए, कैसे इंश्योर की जाए। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट होगी ये स्टेट असेंबली में लेट डाउन करी जाएगी हर बार। ठीक है, विधानसभा में इनको रखा जाएगा और इसको एक पब्लिक डॉक्यूमेंट माना गया है। ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, इट शैल बी एक्सेसिबल टू द पब्लिक। ठीक, अब आते हैं 74 पर। 74 कंप्लेनेंट के लिए प्रोविजन देता है कि यदि कोई भी आदमी जो किसी भी तरह से व्यथित है, ठीक है, अग्रीव्ड है, तो वो लॉन्च कर सकता है कंप्लेन। किन मामलों में, मिसकंडक्ट या सीरियस मिसकंडक्ट में, कि भाई पुलिस अधिकारी ने हमारे साथ मिसकंडक्ट या सीरियस मिसकंडक्ट किया है। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पर ये कह रहा है प्रोविशियो कि भाई ऑलरेडी यदि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इस तरह का मामला पेंडिंग है या फिर कोई दूसरी अथॉरिटी इस पर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या एक्शन ले रही है, तब अथॉरिटी ऐसी कंप्लेन को एंटरटेन नहीं करेगी, है ना। डबल जियोपार्डी वाली बात आ गई यहाँ पर, यानी डबल जियोपार्डी ना कहें, एक ही मैटर को दो दो जगह पर नहीं लाया जाएगा। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं, जब पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च की है किसी व्यक्ति ने, ठीक है, he may inform the authority at any stage of the departmental inquiry about any undue delay in the processing of the inquiry। यदि किसी कंप्लेंट की है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, उस समय कोई अनड्यू डिले है, तो अथॉरिटी को वो भी बताएगा कि अथॉरिटी प्लीज चेक दिस, ये जो डिले हो रहा है इसको आप देखिए। ठीक है, थर्ड है, ऐसे कंप्लेनेंट के पास राइट होगा कि उसको समय समय पर पूरा प्रोग्रेस बताया जाए कि क्या प्रोग्रेस है इंक्वायरी की। ठीक है, और जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके कंक्लूजन्स भी बताए जाएंगे ऐसे कंप्लेनेंट को। ठीक है, ये था 74। सो 74 बेसिकली डील्स विद द प्रोविजंस फॉर कंप्लेनेंट। 75 पर आ जाते हैं। 75 एक तरह से प्रोटेक्ट करता है कि भाई कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं लाई जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट बोर्ड के खिलाफ, मेंबर्स एंड स्टाफ, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी उनके मेंबर्स के खिलाफ, यदि उनने गुड फेथ में काम किया है इस एक्ट के परसुएंस में। ठीक है, बट इतना कोई खास प्रोविजन नहीं है। 76 भी देख लेते हैं। एक अलग से स्टेट का बजट होगा, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ऑफकोर्स कोई भी अथॉरिटी बिना फंड के नहीं चल सकती, तो स्टेट का जो बजट होगा उसमें इसके लिए अलग से पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं वेलफेयर एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल वाले चैप्टर पर, विच इज चैप्टर 9 सेक्शन 77। सेक्शन 77 कहता है डीजीपी साहब जो हैं वेलफेयर मेजर्स को इम्प्लीमेंट कराएंगे, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं किसके लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए वो चलाएंगे। किस तरह की कल्याणकारी योजना भी देखेंगे आगे जाकर। और इस लिहाज में या इस संदर्भ में डीजीपी साहब की मदद करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से अधिक अधिकारी अपॉइंट कर सकता है, जो डीजीपी साहब की मदद करेगा किस चीज़ में, वेलफेयर स्कीम्स बनाने में। ठीक है, कैसे बनेंगी ये वेलफेयर स्कीम, क्या क्या होंगी, आइए देखते हैं। सो देयर शैल बी अ पुलिस वेलफेयर ब्यूरो, ये नाम अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आगे इसके लिए सिर्फ ब्यूरो टर्म यूज किया जाएगा। पुलिस वेलफेयर ब्यूरो
इन अथॉरिटीज़ को आप ठीक से ध्यान रखिएगा। पुलिस एक्ट में जो अथॉरिटीज़ हैं उनके नाम आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रिलिमिनरी में यहीं से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। और अगेन इनका काम क्या होगा, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, टेन्योर कितना होता है, इन ही चीज़ों पर क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो ये ब्यूरो क्या होगा, इसको हेड करेगा एक ऐसा अधिकारी हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी इसको हेड करेगा। पुलिस वेलफेयर ब्यूरो को क्या काम करेगा, ये ब्यूरो वेलफेयर के काम करेगा। किसका वेलफेयर करेगा, पुलिस पर्सनल का वेलफेयर करेगा। क्या वेलफेयर करेगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हेल्थ क्योर, किन मामलों में, क्रोनिक या सीरियस एलिमेंट में, कोई गंभीर किस्म की बीमारी है, या फिर पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ केयर स्कीम वगैरह जो हैं उनसे रिलेटेड, कुल मिलाकर हेल्थ पर काम करेगा। मेडिकल असिस्टेंस टू पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्सनल सफरिंग इंजरी, यदि कोई हमारे पुलिस बल का जवान या अधिकारी घायल हो गया है ड्यूटी के दौरान तो उनको ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करना। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर नेक्स्ट किन ऑफ दोज डाइंग इन एक्शन, कोई अधिकारी या पुलिसकर्मी शहीद हो गया है तो उनके जो सक्सेसर्स हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है। एजुकेशन, करियर काउंसलिंग वगैरह देना। भाई ऑफ कोर्स पुलिस में ड्यूटी करते हुए उन्होंने अपनी जान दी है, शहीद हुए हैं, तो ये जिम्मेदारी पुलिस विभाग की बनती है कि उनके परिवार का ख्याल रखें, ठीक है। कोई लीगल फैसिलिटीज़ यदि चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करेगा। ये सारा काम ये वेलफेयर ब्यूरो करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 79 बात करता है अनदर सच वेलफेयर स्कीम दैट इज इंश्योरेंस कवरेज, बीमा वगैरह प्रोवाइड करेगा इंजरी, डिसेबिलिटी और डेथ वगैरह के लिए, ठीक है। इंजरी, डिसेबिलिटी और डेथ वगैरह के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट। और जो पुलिस ऑफिसर स्पेशल विंग में है, कौन सी स्पेशल विंग, जिसमें एग्रीवेटेड रिस्क है, नक्सली एरिया में आपकी पोस्टिंग है, टेररिस्ट स्क्वाड में आपकी पोस्टिंग है, या किसी इंसर्जेंट एरिया में आपकी पोस्टिंग है जहाँ पर लाइफ का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, तो एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ये 79 का क्लॉज 2 कहता है। 80 पर आते हैं, डीजीपी स्टेट गवर्नमेंट के साथ से अप्रूवल के बाद एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएगा, ठीक है। एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएगा, ठीक है, जो क्या करेगा, पुलिस वालों की कोई कंप्लेन है, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस अथॉरिटी जो है वो जनता की कंप्लेन सुनती थी, ये मैकेनिज्म जो है पुलिस वालों के ग्रीवियंसेस की बात कर रहा है, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 10 देख लेते हैं, जनरल ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या क्या ऑफेंसेस होंगे और क्या उनकी पेनल्टीज होंगी। सो any person who commits any of the following offenses on road or street, thoroughfare or any open place which may cause inconvenience, annoyance, danger to the residents or passerby shall, on being found guilty by court, shall be punished with a fine of minimum 500 rupees, maximum 1000 rupees। यदि कोई भी व्यक्ति रोड पर, स्ट्रीट पर, ओपन प्लेस पर, कुल मिलाकर पब्लिक प्लेस पर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, दूसरे को इनकन्वीनियंस पैदा कर रहा है, क्या होगा उसके लिए 500 रुपये का मिनिमम जुर्माना और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये। इसमें कुछ फर्दर कंडीशंस भी दी हैं। क्या क्या कंडीशंस है, इंटॉक्सिकेटेड है, नशे में इस तरह की हरकतें कर रहा है, या फिर राइटस है, दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहा है, या फिर न्यूसेंस कर रहा है। बी,
र्यूमर्स फैला रहा है। आप किसी बीच बाजार भरे चौराहे पर जाकर बस चिल्ला दो बॉम्ब 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 तो भगदड़ मच जाएगी, है ना। इससे क्या होगा, फॉल्स अलार्म हो जाएगा, न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगा ना। या फिर आप झूठा फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगा दो कि साहब दिल्ली के चांदनी चौक में आग लग गई है, या पुलिस को फ़ोन लगा दो कि राष्ट्रपति भवन के सामने बॉम्ब है। तो ये सब फॉल्स अलार्म है ना। ऐसे सारे मामलों में ये होगा, ये एक ऑफेंस होगा जो यूके पुलिस एक्ट में पनिशेबल है। ठीक है, 2 पर देखते हैं। It shall be lawful for any police officer to take into custody without a warrant any individual who is committing such offense। ठीक है, यदि कोई भी इंडिविजुअल इस तरह के ऑफेंसेस कमिट कर रहा है तो बिना वारंट के कोई भी पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन कब, जब फेल कर जाए वो ऑफेंस को कंपाउंड करने से। दीज ऑफेंसेस आर नॉट दैट सीरियस इन नेचर सो दे कैन बी कंपाउंडेड ऑन द स्पॉट विद द पुलिस ऑफिसर। कैसे कंपाउंड होते हैं अगले सब सेक्शन में देखते हैं। ये कंपाउंड होते हैं हाफ ऑफ द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट को डिपॉजिट करके। ठीक है, हाफ ऑफ द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट को डिपॉजिट करके। यहाँ पे देखिए आप 500 रुपये है ना मिनिमम, तो 250 रुपये यदि आप तुरंत पुलिस के पास डिपॉजिट कर दोगे तो अरेस्ट से बच सकते हो ऐसे मामले में। ठीक है, 82 पर आते हैं। 82 इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन अ डिवीजन के लिए किसको जिम्मेदार बता रहा है, डिविजनल कमिश्नर को। ठीक है, ऑफ कोर्स अ डिविजनल कमिश्नर इज द हेड ऑफ अ डिवीजन। तो डिविजनल कमिश्नर डिवीजन को देखेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल इसी के जैसा है। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑन लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीएम। ठीक है, डीएम इन अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सब सेक्शन 3 देखते हैं। For the purpose of coordination, the DM may call for info of a general or a special nature, and when required from the superintendent of police of a district and heads of other department of district, where situation so demands, the DM shall pass appropriate written orders and issue directions to achieve the objectives of coordination। कुल मिलाकर डीएम साहब जो है वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर से एसपी या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनके जो भी हेड अथॉरिटी होंगे डिस्ट्रिक्ट में, उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं डीएम साहब। और सब सेक्शन 4 कहता है कि देनी ही पड़ेगी ऐसी इन्फो या जो भी मदद मांगी गई है वो देना पड़ेगा। ठीक है, डीएम का जो भी ऑर्डर होगा मानना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप डिफाई भी नहीं कर सकते हो। 83 पर आ जाते हैं। एनी पर्सन नॉट कंप्लाइंग द लॉफुल ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 51, 52, 53 एंड subsection 3 and 4 of 81 shall be prosecuted in a court of competent jurisdiction and on conviction shall be liable to fine which may extend up to 10,000 rupees। तो ये 3 सेक्शन आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन 3 सेक्शंस को आपको याद रखना है कि इनके मामले में प्रोसिक्यूशन हो सकता है। ठीक है, कितना तक फाइन होगा, 10,000 रुपये तक फाइन हो सकता है। ठीक है, 10,000 रुपये तक फाइन हो सकता है। ठीक है, हालांकि 51, 52 और 53 के ऑफेंसेस अगेन स्पॉट पर कंपाउंड किए जा सकते हैं। कैसे, हाफ ऑफ द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड जो होगी उतना डिपॉजिट करके। देखिए यहाँ पर मिनिमम लिमिट नहीं दी हुई है, मैक्सिमम लिमिट दी हुई है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम दिया हुआ है। कितना, 10,000 रुपये ना, तो 5,000 रुपये तक आप डिपॉजिट करके छूट सकते हो। ठीक, कंपाउंड कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, 84 देखते हैं। Whosoever not being a police officer wears a police uniform or any dress having appearance or bearing any of the distinctive mark of the uniform without being authorized by the state government। कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्ति जो पुलिस वाला नहीं है लेकिन पुलिस की जैसी वर्दी पहनकर घूम रहा है और ये
इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा है कि वो पुलिस वाला है ना, ऐसे व्यक्ति को सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी? imprisonment up to 6 months और फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज और बोथ। 6 महीने तक की सजा, 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों। ठीक है, इसीलिए किसी को भी पुलिस की वर्दी पहनकर नहीं घूमना चाहिए। ये कह रहा है 84। 85 पर आते हैं। 85 पुलिस ऑफिसर्स के लिए पेनल्टीज की बात कर रहा है। सो एवरी पुलिस ऑफिसर हु इज गिल्टी फॉर violation of any duty or willful breach or neglect of any rule or regulation or lawful order by any competent authority, or who has withdrawn from duties of his office without permission और without given prior notice। हमने पढ़ा था ना, अब पुलिस ऑफिसर कैन नॉट withdraw from his duty and if he is doing so he shall be punished or he shall be guilty। ठीक है। सी कह रहा है कि जो जिसने छुट्टी ली लेकिन छुट्टी खत्म होने के बाद भी छुट्टी पर है, वो भी बिना किसी रीजनेबल कॉज से, है ना, या फिर गायब भी हो गए, वो भी पेनल्टी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो गए, ठीक है, दुकान वुकान खोल ली, पुलिस वाला चाय शॉप, ये सारे पनिशेबल ऑफेंस बनाएंगे। हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ कॉवर्डिनेस, कायरतापूर्ण कोई काम किया है, मतलब जहाँ पर आपको पुलिस की बहादुरी एक्सपेक्टेड थी वहाँ पर कॉवर्डिनेस दिखाई है आपने, कायरता दिखाई है। या फिर इन्फ्लिक्टिंग एनी अनवारंटेड पर्सनल वायलेंस टू पर्सन इन हिज कस्टडी, जाती दुश्मनी थी पड़ोसी से, उसको गिरफ्तार करके कस्टडी में ले लिया, लॉकअप में डाल दिया, बढ़िया पीटा डंडों से, है ना। सो पर्सनल वायलेंस था, वो भी अनवारंटेड था। ठीक है। FIR लॉन्च नहीं कर रहे हैं विदाउट एनी लॉफुल रीजंस। ठीक है। कहाँ पर है भाई FIR के बारे में प्रोविजन? 154 में। ध्यान रखिएगा, FIR टर्म कहीं यूज नहीं किया है, उसके रेक्विजिट्स 154 में दिए हुए हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में FIR कहते हैं। तो वो लॉन्च नहीं कर रहा है, तो ये भी गड़बड़ है। ड्यूटी के दौरान नशे में पाया जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई और ऐसा काम कर रहा है विच कॉन्स्टिट्यूट्स अनबिकमिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर। इन सारे मामलों में एक पुलिस अधिकारी को कितनी सजा हो सकती है? सो विच विल बी अ फाइन विच में एक्सटेंड टू एन अमाउंट इक्वल टू 3 months ऑफ हिज सैलरी। 3 महीने की तनख्वाह तक फाइन लगाया जा सकता है, कम भी हो सकता है ऑफ कोर्स, या फिर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 महीने तक का। तो 3 महीने आप याद रखिएगा, तो ये बन जाएगा और बोथ। ठीक है, 3 महीने का हिसाब है, 3 महीने की सैलरी मैक्सिमम, 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम, या फिर दोनों, ये सब सजाएं उनको मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी और द SP। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है? यूजुअली अपॉइंटेड अथॉरिटी DGP होता है, या फिर SP साहब। ठीक है, क्योंकि वो जिले का पुलिस का कप्तान है, इज द कैप्टन ऑफ द पुलिस फोर्स इन दी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये दो लोग प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द फाइंडिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एंटर्ड इन पर्सनल सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द कंसर्न पुलिस पर्सनल। ठीक है, जो पुलिस सर्विस पर्सनल सर्विस रिकॉर्ड है भाई, सारे अधिकारियों का या सारे पुलिसकर्मियों का एक रिकॉर्ड बनता है, जिसके बेसिस पर प्रमोशन एक्सेट्रा मेडल वेडल मिलते हैं, तो उसमें जाएगा यदि किसी के भी अगेंस्ट इंक्वायरी वगैरह हुई है तो। अब आते हैं चैप्टर 11 पर। चैप्टर 11 में सेक्शन 86, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रख लीजिएगा, इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861 इज रिपील्ड फॉर स्टेट ऑफ उत्तराखंड। प्रायर टू 2007 द पुलिस वॉज गवर्न बाय इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ ब्रिटिश एरा। ठीक है, इससे ही गवर्न होता था, उसको रिपील मान लिया जाएगा। हालांकि सब सेक्शन 2 ये कह रहा है, बहुत सिंपल सी बात, कि
ये जो 2007 वाला उत्तराखंड पुलिस एक्ट है, इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, यानी कि पहले जो कुछ हो चुका है इंडियन पुलिस एक्ट से जो कुछ गवर्न हुआ है वो अफेक्ट नहीं होगा। बस इतनी सी बात है, इतना कोई खास प्रोविजन नहीं है, बस इस एक्ट का नाम आप याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है प्रीलिम में कि किस एक्ट को रिपील किया गया है इस उत्तराखंड पुलिस एक्ट से, तो इट इज इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861। फाइन। पावर्स टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, मात्र आप इतना सा याद रख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा इस एक्ट के सारे पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए, और जो भी रूल्स बनाएगा, आई एम सॉरी नॉट रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स, जो भी रूल्स बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट वो लेट डाउन करे जाएंगे हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में, विधानसभा में, और यदि विधानमंडल भी है जो कि उत्तराखंड में नहीं है तो वहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन कौन बनाएगा? डीजीपी। रूल कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। रेगुलेशन कौन बनाएगा? डीजीपी। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है 87 में। और आखिरी सेक्शन देख लेते हैं 88, पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। यदि कोई भी डिफिकल्टी अराइज होती है तो वो कौन रिमूव करेगा? अगेन स्टेट गवर्नमेंट। बस इतनी सी बात आप याद रख लीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007। आई होप आपको ये एक्ट पढ़ने में थोड़ा मज़ा आया होगा और आपको ये एक्ट क्लियर भी होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर यूके एपीओ एग्ज़ाम। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करो। यदि कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट इस पूरे एक्ट से रिलेटेड है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उन्हें क्लियर करने का। और आपके जो भी दोस्त उत्तराखंड एपीओ एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। We'll be back with another such lecture on law very soon. So please don't go away. Thank you.